नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो है आपका जो है बुक निकाला गया है। और ये जो आपका इकोनॉमिक्स का बुक होने वाला है ये आपका हिंदी माध्यम यानी हिंदी मीडियम का है। और ये जितना भी प्रश्न देखेंगे जो आज हमारा वीडियो होने वाला है लमसम देखेंगे तो हम ये जो है 100 प्रश्न का जो है हम क्वेश्चन का वीडियो देखने वाले हैं। और देखिए आप इसमें देखेंगे तो आपका जो है बिहार, इसमें आप देखेंगे तो बिहार एसआई है ना, बिहार एसआई, उसके बाद बिहार पुलिस, उसके बाद बीएसएससी, ठीक है, या फिर बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी। इसमें देखेंगे तो लमसम हम 100 प्रश्न का वीडियो देखने वाले हैं। और ये जो आपका 100 प्रश्न है पूरा प्रश्न पूछा हुआ है बड़े एग्जाम में। आपको पता है बिहार दरोगा हो या फिर आपका बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, आपका 2 से 4 प्रश्न आप देखेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन आता है। तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका जो है आपका टोटल 10 आपका जो है चैप्टर दिया गया है। 10 चैप्टर को हम देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास का परिचय और राष्ट्रीय आय देखेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन का क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना, मुद्रास्फीति, उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग, भारत में विदेशिक क्षेत्र और गरीबी और बेरोजगारी, कृषि और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। पूरा जो आपका 100 प्रश्न होने वाला है इसको आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं होगा और आराम से आप इसको दोस्तों जो है क्वेश्चन बना भी पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम देखिए जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे तो जिसमें आपका ये पूरा लिखा गया है A to Z आपका, तो हम जो है पूरा फोकस करेंगे एमसीक्यू पे, क्योंकि एमसीक्यू जो आपका है पूरा पूछा हुआ है किसी न किसी बड़े एग्जाम में। तो डायरेक्ट हम उसको देखेंगे, आपको बस हम दिखा रहे हैं, अभी एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है एमसीक्यू पे आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है तो आप देखेंगे तो यूपीए पीसीएस जो आपका 21 में पूछा गया है, फिर आपका 16 में पूछा गया है, यूपी आरओ एआरओ मेंस में, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी आप लाइक कीजिएगा या फिर आप सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, आराम से आपको 5 से 6 सेकेंड का आपको टाइम देंगे ताकि आप आराम से जो है क्वेश्चन इसको बना पाएँ। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। आराम से इसको आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। तकनीक है ना, तकनीकविद एवं नौकरशाही देखिए आपका नहीं है, आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। बाकी पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार सही है। जनसंख्या में परिवर्तन सही हो जाएगा। विशेषीकृत क्रियाओं या फिर गतिविधियों में श्रम विभाजन, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। सामान्यता विशेषता होती है तो सही कूट का उत्तर आपको बताना है कूट का प्रयोग करके। देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, उसके बाद पूंजी निर्माण की निम्न दर होगा। क्या होगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी दर्शाती है? विकासशील श्रेणी दर्शाती है। इसका आंसर देखेंगे, देखिए आपका कृषि मुख्य व्यवसाय होगा, प्रचंड बेरोजगारी हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो आपका मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। तो आंसर देखेंगे तो आपका डी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। ये जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है वर्णित की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगा, आंसर होगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका अर्थ क्या है? देखिए अर्थ की बात करते हैं जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए। ये सब देखिए आपका यूपी आरओ एआरओ में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत को परिभाषित किया जाए। इसका आंसर देखेंगे तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में,
है ना। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाया है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। जो आपका भारत है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसको आराम से देखिए, इसका क्वेश्चन जो है छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आय का असमान वितरण होगा, उच्च निर्भरता दर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? नीचे लिखे गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए इसमें देखेंगे तो कृषि की प्रधानता होगा, उसके बाद निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा, और चौथा हमारा है कि बृहद बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका यूपी लोअर सब प्री 2004 में जो है आपका प्रश्न पूछा गया है। आखिरी प्रश्न है पहले चैप्टर का। देखिए विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? किसके हितों की? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों। तो हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे तो अब चैप्टर नंबर हम 2 देखेंगे, राष्ट्रीय आय देखेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 का देख लेते हैं। देखिए बोला कि राष्ट्रीय आय, ये जो आपका राष्ट्रीय आय है निरूपित करता है। दोस्तों ये किसको निरूपित करता है? तो इसका आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास से और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? जो आपका जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा हाथ से समान लागत विधि। ये देखिए आपका नहीं है, बाकी उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि इसमें आपका शामिल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जब जितना भी आपका क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये पूरा एग्जाम में आपको प्रश्न जो है आ सकता है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए और इसको आंसर जो है आप आराम से कमेंट बॉक्स में या फिर खुद से आंसर दे पाएँ। देखिए 4th नंबर है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुन करके बताइए। कथन 1 है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, और कथन दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटा राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कथन तीसरा है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मान है। तो 4th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। बोला किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय यानी एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है या फिर आते हैं? देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो आपका ब्याज आय होगा, लाभांश होगा, उसके बाद देखेंगे तो विदेशी मुद्रा लाभ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगा? देखिए वास्तविक आय की बात करते हैं तो अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर हमारा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुधारों से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों पर या फिर कथनों पर जो है विचार कीजिए। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी इसे जन उन्मुख होना चाहिए। उसके बाद सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। और चौथा की बात करते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ
राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 आपका जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर हमारा है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। आपका कौन सी वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय आय। देखिए आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जो आपका आर्थिक विकास है सामान्यतः युग्मित होता है, तो स्फीति के साथ होता है। किसके साथ दोस्तों? स्फीति के साथ होता है। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है चैप्टर 2 का, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो देखिए प्रति व्यक्ति उत्पाद होगा। क्या होगा आंसर? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, भारत में आर्थिक नियोजन हम देखेंगे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, आराम से इसको देखिए। झारखंड पीसीएस में आपका प्रश्न पूछा गया है। देखिए भारत में नियोजन के संबंध में क्या सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3 और 2 सही हो जाएगा। मतलब पहले हम 2 पढ़ लेते हैं। 2 में देखेंगे तो हरिपुरा के आगे अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा किया। और तीसरा की बात करते हैं तो मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग किया है। तो आंसर देखेंगे तो पहले का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। और तीसरा है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो आंसर देखेंगे तो आपका दूसरे का बी होगा। 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वित्त आयोग का क्षेत्र जो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वानुपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्व यानी पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 4th का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 5 जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद होगा और संसद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 5वें का आंसर क्या होगा। देखिए 1 वर्ष के लिए योजना हो जाएगा, उसके बाद 3 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए जो है भावी योजना है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। सभी हमारा जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, ये आपका एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए आपका 4% हो जाएगा, है ना। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 4%। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। तो 9 का देखने से प्रथम मॉडल की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हेरॉड डोमर हो जाएगा। द्वितीय की बात करते हैं तो आपका महालनोबिस, और तृतीय की बात करते हैं तो एस चक्रवर्ती, और चतुर्थ की बात करते हैं तो आपका DR गाडगिल मॉडल। तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 5वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी हो जाएगा 5वीं। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ये सही उत्तर होगा।
अगला है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए इसमें हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत हो जाएगा। बाकी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह आपका यूपी लोअर सब प्री 2015 में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना का प्रश्न हम देखेंगे। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न दोस्तों देखेंगे, तो बोला कि वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने का या फिर सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। तो कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो पहले का देखेंगे तो यह भारत के बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार जो है स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए जो है आवश्यक प्रावधान करता है। उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति दोस्तों जो है आपका निर्धारित करता है तो वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि कथन 1 कि 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही। कथन आर बोला कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनः मूल्यांकन किया गया। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो फोर्थ का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 5 नंबर पे, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन एक दोस्तों आपका उद्देश्य नहीं है। देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं है, बाकी पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण जो है इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। देखिए राजकोषीय नीति का भाग है तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कर नीति जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर नीति। याद रखिएगा सभी लोग। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका तैयार होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, आपका तैयार होता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 8 का, तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे, एक सेकेंड, 9 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो राइट आंसर जो है 1, 3, 5 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहला हमारा है एक सेकेंड, पहला आपका है कि निगम कर है और राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय है और उत्पाद शुल्क हो जाएगा। तो 1, 3, 5 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी 1, 2, 3, 4 यानी सभी हमारा आ जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सब्सिडी आता है और क्या दिया गया है, सब्सिडी के साथ देखेंगे तो आपका ब्याज भुगतान है, रक्षा व्यय है, पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। ये भी देखिए आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अब हम चैप्टर देखेंगे, आपका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, मुद्रास्फीति हम देखेंगे। तो चलिए मुद्रास्फीति भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करके बताइए इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। देखिए सही ऐतिहासिक क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे आपका भारतीय स्टेट बैंक पहले, फिर आपका अग्रणी बैंक योजना होगा, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, फिर आपका नाबार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का, तो बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है। जो आपका सुलभ मुद्रा है बनता है,
तो इसका आंसर देखेंगे तो जनता के पास करेंसी होगा, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सार्वजनिक माफ कीजिएगा बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, भारत यानी भारतीय रिजर्व में अन्य सुधार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का जो है सी 1 2 3 4 सही होगा। भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होता है, किन वजह से होता है। तो देखिए विस्तारकारी नीति हो जाएगा, फिर आपका राजकोषीय प्रोत्साहन होगा, चौथा आपका है कि उच्च क्रय शक्ति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का मतलब निहितार्थ है ना। तो फोर्थ का देखेंगे तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा हो जाएगा। दूसरा है कि कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा। तो ये हम किसके द्वारा मापते हैं, तो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का भी होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जितना भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, कम से कम 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है याद हो जाए, और यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से जो है अच्छे से टिक कर पाएँ। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। देखिए आधार की बात करते हैं तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पहली बार की बात करते हैं तो 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1969 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसल सेकंड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो ये आपका संबंध रखता है किसी बैंक पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, है ना। आंसर जो है आपका 8 का देखेंगे तो डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ई हो जाएगा। ये आपका 66वें बीपीएससी री एग्जाम 2020 में आपका प्रश्न आया था, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को जो है यानी बैंक नियंत्रित करता है। तो देखिए परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, उसके बाद बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का डी होगा, 1 2 3 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्यों को निर्धारित करते हैं। तो कूट के अनुसार इसका आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 11 का क्या दिया गया है। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी उपयुक्त तीनों कारक आपका जो है सही दिया गया है। तीनों में देखेंगे तो आपका दिया गया है जैसे उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंची कच्चे तेल की कीमत, ठीक है। तो तीनों आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि आप बोला है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है क्या। उसको देखेंगे तो रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, रेपो दर। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो जानी जाती है। तो आंसर देखेंगे तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। तो आपका जो है 13 का सी होगा, रिजर्व यानी रिजर्व रेपो दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। देखिए लेखा वर्ष की बात करते हैं तो आपका जुलाई जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जुलाई जून। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। तो आंसर जो है आपका 15 का 1 यानी केवल ये आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, देखिए कम करने के फलस्वरूप की बात करते हैं तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। जो आपका बाजार की तरलता है दोस्तों बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है तो आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा। और भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है इसमें करीबन 20 क्वेश्चन है। देखिए बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी सही होगा।
अगला कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। ये जो आपका सेबी अधिनियम है दोस्तों कब पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1992 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1992 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग देखेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसका पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? जो जितना इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है उसी के अनुसार दोस्तों देखेंगे तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी जो है इसका आंसर दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसका आंसर देखेंगे तो अलग समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा, अलग समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग जो है किया जा रहा है? तो देखिए जैसे सिर गणना विधि, उसके बाद कैलोरी गणना, फिर तीसरा आपका है पारिवारिक उपभोग व्यय। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा जो है मापा जाता है? तो आय की विषमता जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, आय की विषमता। ठीक है। नेक्स्ट है कि गरीबी के सांस्कृतिक का विचार प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो यह हुआ है ऑस्कर लुइस द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ऑस्कर लुइस द्वारा। नेक्स्ट है कि दिए गए एक वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, ऐसा क्यों? देखिए कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का भी सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें करीबन 5 प्रश्न ही दिया गया था। अब 7 नंबर चैप्टर है कि भारत में विदेशी क्षेत्र देखेंगे, तो देख लेते हैं इसको भी हम। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन सा हमारा जो है एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात ये आपका नहीं है, बाकी खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, उसके बाद खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपका 2020 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या फिर कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, है ना? तो प्रभावित कर रही थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए इसमें दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सब्सिडी। तो सभी हमारा देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3, 4 जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया है, तो तीसरे का आप आराम से इसका ऑप्शन दे सकते हैं यानी मिला सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप इसको एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसका ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। आराम से आप इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर कीजिएगा चैप्टर नंबर कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 4th नंबर है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तीसरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तीसरी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। तो देखिए 5वें का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी सही हो जाएगा, यानी खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है ना? तो आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में किस योगदान से जाना जाता है? तो किस योगदान से हम इसको जानते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो जैसे राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा जो है सही होगा। निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है? तो कौन दोस्तों नहीं है? देखिए ज्वार इसमें आपका नहीं है, बाकी जूट है, मूंगफली है और गन्ना भी इसमें आपका शामिल है। काली क्रांति संबंध रखता है किससे? तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कच्चा तेल उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड आप सभी को पता है, हमेशा प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दुग्ध उत्पादन।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति के प्राकृतिक का और सबसे उचित वर्णन करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा बीज उर्वरक जल तकनीकी, है ना। आंसर जो है आपका 10 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। अब आते हैं हम सेट नंबर यानी चैप्टर नंबर देखेंगे 8, गरीबी और बेरोजगारी का प्रश्न हम देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। तो नहीं है तो देखिए डिजिटल इंडिया दोस्तों आपका नहीं है, बाकी मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और स्टार्टअप इंडिया भी इसमें आपका शामिल है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरे का जो है ई सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योग के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जैसे आपका सीमेंट होगा, फिर आपका उर्वरक होगा, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद देखेंगे तो एक सेकेंड आपका 4 तक है ना, तो आपका 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। विनिर्माण क्षेत्र में किसे जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई होगा, निर्माण उद्योग हो जाएगा, निर्माण उद्योग। यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है। तो आंसर देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब हम देखेंगे दोस्तों हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, कृषि का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी दोस्तों। इसमें देखेंगे तो कृषि से संबंधित आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया MCQ फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको देखिए चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि इसके ऊपर ही आपका जो है MCQ वगैरह दोस्तों जो है आपका होना चाहिए, MCQ होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, इसमें भी देखेंगे तो आपका कोई भी MCQ नहीं दिया गया है। तो 8 चैप्टर तक ही दोस्तों आपका जो है MCQ दिया गया था। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में वही सब चैप्टर का MCQ दिया गया है, और जिसमें चैप्टर वगैरह जिसमें बहुत सारा जो है दिया गया है तो ये सब तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी था मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। करीबन 80+ आप देखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन रहा होगा। 80+, हमको लगा आपका 100+ है, क्योंकि 10 चैप्टर मिला के चलेंगे, अगर 10-10 का भी लेके चलेंगे क्वेश्चन तो आपका 100+ बन जाएगा। लेकिन आपका 8 चैप्टर तक ही क्वेश्चन दिया गया था, कोई नहीं, लेकिन 8 चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं तक क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको वैसा चैप्टर प्रोवाइड कराया जाए, वैसा वीडियो प्रोवाइड कराया जाए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले, आपको बेनिफिट हो, है ना। तो वीडियो देखिए तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ये नहीं कि आप वीडियो कोई भी उठा के डाल दें। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, तो जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। आप कोई भी क्वेश्चन दोस्तों उठा के देखेंगे, आपको हम एक बार दिखा, हाँ आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं BPSC प्री में प्रश्न पूछा गया है आपका। ये आप देखेंगे तो RAS RTS एग्जाम में पूछा गया है, UPPCL एग्जाम में। तो आपका सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट, ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम में, छोटा एग्जाम नहीं है। और बड़ा एग्जाम को जो प्रश्न पूछा होता है वही छोटे एग्जाम में, जैसे आपका बिहार दरोगा हो गया, BSSC हो गया, या फिर बिहार पुलिस हो गया, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2-4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।